नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रकाश एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रहलाद सिंह शेखावत और आपके समक्ष एक ऐसा विषय लेकर के उपस्थित हूं जिसमें मैं बात करने वाला हूं 4 जून 2024 को, जब 18वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम आए। और चुनाव परिणाम इस प्रकार आए कि एनडीए की जो सरकार थी, जो पहले से जो कार्यरत थी, या यूं कहें नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई के अंदर पहले सरकार बनी हुई थी 17वीं लोकसभा भी, जिसमें नेतृत्व किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन बात कर रहे हैं 18वीं लोकसभा के चुनाव परिणामों की। जिस प्रकार बीजेपी ने सोच रखा था कि हम जो है 272 का आंकड़ा तो यूं ही आसानी से पार कर जाएंगे और इस बार हमारा नारा 400 पार का है। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो जनता का जो मूड था वो थोड़ा सा अलग था और जो बीजेपी को जो सीट मिली वो मात्र मिली 240। लेकिन अगर बात करते हैं कि एनडीए की अगर बात करते हैं तो 292 सीटों के साथ में एनडीए ने जहां पे जिस प्रकार से बढ़त बनाई, किस प्रकार से इंडिया जो अलायंस था उससे कहीं ज्यादा। लेकिन यहाँ पे चीजें दो इस प्रकार बनी कि वो वर्तमान में थोड़ी सी इसलिए चर्चाओं में बनी हुई है कि जहां पे बीजेपी का बहुमत 240 से आगे नहीं गया और 272 सीटें आपको चाहिए। तो इसका मतलब यूं कह सकते हैं कि आपके जो सहयोगी दल प्री पोल जो आपका जो हुआ था, उससे पहले जो आपका जो गठबंधन हुआ था, उसमें आप जो एनडीए का हिस्सा जो पार्टियां बनी हुई थी उनकी सीटें कितनी आई और वर्तमान में चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस सरकार के अंदर कितनी भागीदारी रहने वाली है। जैसे ही 4 जून को परिणाम आते उसके बाद में एनडीए के जो घटक दल है, जिसके अंदर टीडीपी और जेडीयू, जिनके पास में क्रमशः 16 और 12 सीटें आई, और इन सीटों को अगर जोड़ करके या और अन्य सहयोगी दलों को अगर जोड़ के देखते हैं तो एनडीए का जो कुनबा है वो 292 के आसपास पहुंच रहा है, जबकि बहुमत के लिए 272 ही चाहिए। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो बैसाखी के सहारे चलने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कि जब बीजेपी को बहुत जो बहुमत है वो नहीं मिला तो उसके सहयोगी जो है, जो अलायंसेज है, उनके साथ में आपको काम करना पड़ेगा। यहां तक तो ठीक है। लेकिन आज का जो विषय है जिसको मैं लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूं वो ये बताने के लिए है कि एससीएस क्या होता है, या इंग्लिश में जिसको कहा जा रहा है कि स्पेशल कैटेगराइज स्टेट जो है वो क्या होते हैं और वर्तमान में ये बज क्यों बना हुआ है। जिस प्रकार गठबंधन की सरकारों का जब दौर चला तो इस प्रकार की जो अनूठी जो मांगे हैं वो हमेशा बनी रहती हैं। लेकिन पिछले 10 साल में हमने ऐसा नहीं सुना। हालांकि इस प्रकार की कुछ छोटी मोटी जो है वो आवाजें आती रही, लेकिन जिस प्रकार पुरजोर आवाज किसी कह सकते हैं कि अगर प्लेटफॉर्म पे उठी तो वर्तमान में उठती हुई नजर वो आ रही है। अगर वैसे देखते हैं कि संवैधानिक जो उपबंध है उसके अंदर विशेष श्रेणी राज्यों का किसी प्रकार का भी उल्लेख नहीं है। लेकिन 1969 के अंदर गॉडगिल मुखर्जी का एक कह सकते हैं समझौता या एक सुझाव आया, जिसके अंदर 5वां जो वित्त आयोग था जो गठित था उसने एक प्रकार की क्या दी, सिफारिशें दी कि कुछ ऐसे स्टेट है भारत के अंदर जिनको अलग से विशेष प्रावधान की आवश्यकता है। कौन कौन से प्रावधान है या ऐसे कौन कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। चलो इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं और उसके बाद में मैं आपको वीडियोस के अंत तक आप बने रहिएगा। मैं आपको तरतीबवार ये बताने वाला हूं कि ऐसे कौन कौन से स्टेट है जिनको विशेष राज्य का दर्जा मिला और अभी वर्तमान में कौन कौन से स्टेट है। हालांकि जो हमारा जो विषय है वो वर्तमान में जो कह सकते हैं जो केंद्र बिंदु है उसके अंदर 2 ऐसे अलायंस के जो बड़े नेता हैं, जिसमें टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, शपथ लेने वाले हैं, जबकि दूसरे जेडीयू और जेडीयू के जो सेनापति या जो कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जो वर्तमान में बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो मांग है वो ये है कि हमें विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार इस प्रकार के प्रावधान कर सकती है। इन दोनों स्टेट्स के लिए ऐसी कौन कौन सी आवश्यकताएं, बाध्यताएं होती हैं जिसकी वजह से किसी स्टेट को नहीं दिया जा सकता या दिया जा सकता है, या फिर इसमें किस प्रकार की कठिनाई आ सकती है देने में। और अगर किसी 1 या 2 स्टेट को अगर दे दिया जाता है तो उसके पीछे जो और स्टेट है उनकी भी लाइन लगने वाली है कि हमें भी विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा चाहिए। अगर विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा अगर किसी भी स्टेट को मिल जाता है तो उसको कौन कौन से फायदे होते हैं, इसके बारे में भी विस्तार से करने वाले हैं चर्चा। तो आप देख रहे हैं आखिर क्यों चाहिए आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, जानिए ऐसे कौन कौन से कारण हैं। तो चलिए
बात कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं इस फोटो के अंदर, जिसके अंदर तो प्रधानमंत्री जी की जो मुद्रा है वो थोड़ी सी झुकी हुई है, क्योंकि इस बार उनकी जो सरकार चलने वाली है, जो अभी वर्तमान में कार्य करने वाली है, वो बिना सहयोगियों के से तो बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए जो मुद्रा है वो थोड़ी सी झुकी हुई, हालांकि विनम्रता भी हो सकती है, क्योंकि और पहले से, हालांकि गठबंधन अभी का नहीं है, पहले का गठबंधन है, और प्री पोल जो अलायंस जब हो जाता है तो उसके अंदर इस प्रकार की चीजों को करा जा सकता है। अब आप देख रहे हैं नायडू एंड नीतीश डिमांड स्पेशल स्टेटस फॉर देयर स्टेट्स, वो उनके जो स्टेट्स हैं उसके अंदर किस प्रकार की वो डिमांड रखने वाले हैं। अब आप मेरे पीछे देख रहे हैं, hectic parleys are ongoing to New Delhi ahead of formations of the new government. Narendra Modi has got support from Telugu Desam Party TDP boss Chandrababu Naidu and Janata Dal United Nitish Kumar. It is a big relief but conditions apply. कह सकते हैं कि सरकार तो बन रही है, लेकिन किसके साथ में? शर्तों के साथ में। तो कौन कौन सी शर्तें होने वाली हैं? भारतीय जनता पार्टी विच हैज ओनली 240 सीट्स, 240 सीटें आप लेकर के आ रहे हो, और आपको बहुमत के लिए 272 चाहिए। तो सीधा सा मतलब यह है कि आपको ये जो सीटें किसी अन्य सहयोगी दल से मिलने के बाद ही आप अपनी सरकार का गठन कर सकते हैं। और जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि इनका जो अलायंस बना है उसके अंदर 293 सीटें इनके पास में आई हैं, लेकिन 28 सीटें ऐसी हैं जिसमें 16 टीडीपी की है और जबकि 12 है किसकी? जेडीयू की। और यही सीटें, ये जो बिग बड़े जो प्लेयर्स हैं, इनकी योजना इस प्रकार की है कि क्या पता, या अगर हम डिमांड रखें तो विशेष राज्य श्रेणी का दर्जा हमें मिल सकता है। तो इसी पे हमारा जो सेशन है वो केंद्रित है। अब आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि बिहार आंध्र प्रदेश डिमांड फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, और इससे पहले भी चर्चाओं में बज में बना हुआ था, लेकिन वर्तमान में इसलिए चर्चाओं में बना हुआ है कि जिस प्रकार गठबंधन की सरकारें होती है, वहां पे जो सहयोगी जो दल होते हैं, जो अलायंसेज होती हैं, वो थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ पे नेगोशिएट करते हैं और थोड़ा सा दबाव की राजनीति वो अपनाते हैं। और उसी के दोनों बड़े कारक आप देख रहे हैं कि दोनों क्षेत्र पे हैं, एक आंध्र प्रदेश से आते और दूसरा बिहार से आते। नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है, हम सब लोगों ने पहले भी देखा कि जो पॉलिटिकल जो पंडित है, जो जानकार बताते हैं कि नीतीश सबकी हैं। सबके होने का मतलब ये है कि जिस प्रकार कंडीशंस इनको लगती है उसी तरफ ये पलट जाते हैं। इसके बारे में इनका जो है वो कहना इस प्रकार जाना जाता है। अब आप देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन, अब मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं कि बिहार और आंध्र प्रदेश मांग रहे विशेष राज्य का दर्जा जानना। अब जानते हैं कि इन राज्यों में कौन कौन से फायदे होने वाले हैं। चलिए, अब आप देख रहे हैं कि 1969 के अंदर जब 5वां वित्त आयोग का जब गठन किया गया था, उस समय इस प्रकार की चीजें हुई कि उत्तर भारत का एक बड़ा स्टेट जो जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता है, और साथ में असम और नागालैंड जो पूर्वोत्तर जो राज्य माने जाते हैं, उनको सबसे पहले विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दे दिया गया। और उसके बाद में कमोबेश यही स्थिति रही कि 8 जो 7 सिस्टर स्टेट्स, और इसके अंदर असम को शामिल कर दिया जाता है, तो टोटल स्टेट हो जाते हैं 8। और 3 ऐसे स्टेट हैं जो उत्तर भारत के हैं। कौन कौन से स्टेट है? जिसमें जेएंडके को सबसे पहले मिल गया था, और उसके बाद में उत्तराखंड, और साथ में ही हिमाचल प्रदेश। इन 3 स्टेट्स को अगर मिला देते हैं तो टोटल स्टेट्स की संख्या हो जाती है कितनी? 11। अब बात करते हैं कि जो मैकेनिज्म है, जो तंत्र है, जिसके अंदर स्पेशल कंडीशन जो स्टेट्स हैं उनको कौन कौन सी चीजें मिलती हैं। लेकिन इससे पहले ये बड़ा जानना जरूरी है कि स्पेशल जो स्टेट्स का दर्जा है वो किस आधार पे दिया जाता है। तो जानने की जरूरत है। उससे पहले आप देखते हैं कि यहाँ पे इफ दे फेस हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक एंड जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज, और ये जो जियोग्राफिकल जो डिसएडवांटेज है, जिसके अंदर हिली टेरेन होता है, जहाँ पे पहाड़ी एरिया होता है और वहां पे विकास की संभावनाएं कम होती हैं अन्य राज्यों के बनिस्बत, उनको दिया जा सकता है। जिस राज्य की स्थिति आर्थिक तौर पे देखा जा सकता है कि कम होती है, उसके पास में रेवेन्यू को कोई साधन नहीं होता, उसको भी दिया जा सकता है। इसके अलावा हमारे जो बॉर्डर के जो स्टेट्स हैं, जो किसी भी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा कमजोर है, और वहां पे अपने को रणनीतिक जो बहुत सारी जो बढ़त है पड़ोसी देशों से ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, तो उस स्टेट को भी विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। और कमोबेश यही स्थिति है जब वर्तमान में 11 ऐसे स्टेट्स हैं जिनको विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया है। और इसके बाद में जिस प्रकार होड़ मची है अन्य राज्यों के द्वारा भी कि हमें भी स्टेट्स का दर्जा इस प्रकार दिया जाए। अब आप देख रहे हैं कि हाल ही में बिहार कैबिनेट ने बिहार को विशेष श्रेणी राज्य का जो दर्जा देने के लिए पुनः उन्होंने क्या करी है? मांग करी है। अब बात करते हैं बिहार के अंदर, हम सब लोगों को पहले से विदित कि 2022 के अंदर जाति
जनगणना सबसे पहली बार अगर किसी स्टेट में हुई है वो बिहार के अंदर हुई। तब वहां पे जाना गया कि 1/3 जो जनसंख्या है वो गरीबी के नीचे स्तर पे रह रही है, और उसी को देखते हुए इस स्टेट ने ये कहा कि हमारे पास में किसी प्रकार का हिली टेरेन तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ये बनाती हैं कि इस स्टेट को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। बात करते हैं रघुराम राजन की, जो उससे पहले या कहे भारत के आरबीआई के गवर्नर थे। उन्होंने भी एक कमेटी की अध्यक्षता करते हुए कहा था कि इसको विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन इसको कुछ इस प्रकार की चीजें दी जा सकती है जिससे अपना ये सुधार कर सकता है। वैसे देखा जाए बिहार के अंदर जो आबादी है वो ज्यादा वाले राष्ट्र जो कह सकते हैं राज्यों में से एक है, और वहां पे जो गरीबी का जो स्तर है वो अनुपातिक तौर पे देखा जाए, अगर उनको कंपेरिजन के तौर पे देखा जाए तो अन्य राज्यों से थोड़ा सा नीचे है। और इसीलिए उनका बार बार ये कहना है कि हमें भी विशेष श्रेणी जो राज्य का दर्जा हुआ हमें मिलना चाहिए। बात करते हैं 1969 की। 1969 का जैसा मैंने पहले जिक्र किया था, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर है, असम और नागालैंड को यह दर्जा प्रदान किया गया था। अब बात करते हैं योजना आयोग। योजना आयोग ने और अन्य स्टेट्स थे उनको भी इस प्रकार का दर्जा दिया। कौन कौन से स्टेट्स को दिया? 7 सिस्टर स्टेट्स, जिसके अंदर पहली बार असम तो शामिल कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद में 7 ऐसे स्टेट हैं जो छोटे छोटे हैं और उनका हिली टेरेन की बात भी कर सकते हैं। उनके पास में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बेहद कमजोर है, और वहां पे इस प्रकार की जो चीजें हैं कह सकते हैं कि उद्योग धंधों की वहां पे भारी कमी है, उनको भी दे दिया गया। लेकिन बात कर रहे हैं उत्तरी राज्यों की। जिस प्रकार उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों की जो सीमाएं हैं वो चीन के साथ में लगती हैं, और जम्मू कश्मीर है जिसकी कह सकते हैं कि सीमाओं की जो बाउंड्री है वो लगती है एक तो चीन के साथ में, अफगानिस्तान के साथ में थोड़ी सी, और साथ में पाकिस्तान के साथ में भी। तो इन तीनों राज्यों को भी विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है। अब बात करते हैं कि उदाहरण के तौर पे अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से पहले जम्मू कश्मीर को भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जो वर्तमान में हट गया है। अब बात करते हैं कि बिहार क्यों मांग रहा है ऐसा दर्जा। तो बात करते हैं कि वहां पे ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो वहां पे फुलफिल नहीं करती किसी स्टेट को बनाने में। आप देख रहे हैं आर्थिक असमानता है, बिहार को औद्योगिक विकास की कमी और सीमित निवेश के अवसरों में गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात प्राकृतिक आपदाएं, जिस प्रकार से नेचुरल क्लाइमिटीज वहां पे आती हैं। कोसी की जो बाढ़ है हर साल हजारों घर हैं उनको तबाह करके चली जाती है और उनको बार बार बनाना पड़ता है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती वाला कार्य है। बुनियादी ढांचे की कमी वहां पे देखने को मिलती है। इसके अलावा गरीबी और सामाजिक विकास है वो भी वहां पे कमोबेश अन्य राज्यों से कम है, और उसी के आधार पर जो बिहार सरकार वो हर बार इस प्रकार का दर्जा प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार से मांग करती है। अब बात करते हैं क्या बिहार SCS के अनुदान हेतु मानदंड पूरे करता है। इसके अंदर मैं आपको बताता चलूं कि जिस प्रकार से हिली टेरेन की बात की गई है, इसके अलावा इकोनॉमिक है और आदिवासी जो क्षेत्र हैं उनकी बात करेंगे, वहां पे तो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार की चीजें तो नहीं है। लेकिन इसके अलावा और सारी जो चीजें हैं जो किसी प्रकार से आर्थिक असमानता की वजह से किसी प्रकार के राज्य को विशेष राज्य का तो दर्जा दिया जाना चाहिए, वहां पे तो ये फिट बैठता है। इसके अलावा बात करने वाले हैं कि अब हमारा जो दक्षिणी जो राज्य है वो कौन सा? आंध्र प्रदेश है। 2014 के अंदर अगर एक नए राज्य का गठन होता है तो तेलंगाना का होता है। तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से टूट करके जो बना था उसको भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए राजधानी नहीं बनाने वाले हैं वो लोग। उसके बाद में 1 लाख करोड़ रुपए की कह सकते हैं कि आवश्यकता उनको तब पड़ रही है जब उन्होंने हैदराबाद की जो राजधानी है वो कहाँ करने वाले हैं? अमरावती में करने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पे आंध्र प्रदेश सरकार ने माना है कि हमें भी क्या चाहिए, यहाँ पे एक विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा चाहिए। इसके अलावा जिस प्रकार हम देखते हैं कि जितने भी प्रकार के जो तट हैं, इसमें उड़ीसा है, केरला है, वहां पे भी लगातार चक्रवात और बाढ़ की स्थिति वहां पे बनी रहती है। उन राज्यों को भी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए इस प्रकार की मांग उनकी भी वहां से आती रहती है। अब बात करते हैं आगे की राह कैसे होने वाली है, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि इनकी जो डिमांड्स है उनको पूरा किया जाएगा। हमें बिल्कुल नहीं लगता कि इस प्रकार की डिमांड्स पूरी हो सकती हैं। अगर होती हैं तो अन्य जो राज्य हैं, जिस पर राजस्थान है, बिहार है, और सॉरी बिहार के बारे में बात कर रहे, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ऐसे जो छोटे छोटे राज्य हैं वो भी डिमांड प्लेस वहां पे कर सकते हैं कि हमें भी इस प्रकार का एक जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा ही चाहिए। अब बात करते हैं कि द सिस्टम has scrapped on the recommendations of the 14 finance commissions which suggested that the resources gave to the states should be filled by increasing the devolutions of tax to 42% from the existing 32। ये कह रहे हैं कि पहले
चौदहवें वित्त आयोग तब जब किसी प्रकार से वित्तीय अनुदान जब दिया जाता था विशेष श्रेणी राज्यों को, वो पहले 32% दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 42%। और इसी के लिए हर जो राज्य है वो ये बार बार गुहार लगाता रहता है कि हमें भी वो अनुदान मिल जाए, तो हम अपने स्टेट का जो है किस प्रकार से जो आर्थिक उन्नति के जो अवसर हैं उनको और ज्यादा मजबूती से लोगों के सामने रख सकते हैं। और ये सबसे बड़ा कारण है। अब आप देख रहे हैं कि कौन कौन से निर्धारण वाले ऐसे कह सकते हैं कि कारक हैं जो किसी भी स्टेट को यहां पर विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा देते हों। इसके अंदर देख रहे हैं पहाड़ी इलाका है, कम जनसंख्या घनत्व और जनजातीय संख्या का बड़ा हिस्सा रहने वाला है, पड़ोसी देशों के साथ में सीमाओं को साझा करने वाला हो, आर्थिक तथा आधारभूत संरचना से पिछड़ापन हो, और राज्य के वित्त की अव्यवहार्य जो प्रकृति है, यहाँ पे बिहार फिट बैठता है। ऊपर वाला जो कारण है यहाँ पे भी बिहार फिट बैठता है, लेकिन इससे पहले जो दो बड़े कारण है यहाँ पे बिहार फिट नहीं बैठता। अब बात करते हैं विशेष श्रेणी जो राज्य होते हैं उनको मिलता क्या है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसको 30% वित्तीय अनुदान उनको दिया जाता है, लेकिन 14वें वित्त आयोग के आते आते ये जो है वो चला गया कितना, 42% के आसपास ये चला गया। अब बात करते हैं कि अन्य जो राज्य हैं उनको और विशेष श्रेणी राज्यों का जो आर्थिक अनुदान केंद्र सरकार जो देती है उसमें कितना फर्क होता है, उसमें बड़ा फर्क पड़ता है। अब आप देख रहे हैं 32 से 41 के आसपास वहां पहुंच गया है, जबकि अन्य राज्यों के मामले में 60 या 75% जो है कौन देता है, स्टेट के साथ में सेंटर जो है उसका जो रेशियो होता है उसमें सेंटर कभी तो 60 देता है और कभी 75 देता है। इसका मतलब किसी स्टेट को 40 और कहीं पे 25% जो है अपने खर्चे से ही उस योजना को क्या करना पड़ता है, आपको संचालित करना पड़ता है। लेकिन विशेष श्रेणी राज्य के जो दर्जे होते हैं उसके अंदर 90% का अनुदान मिल जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। तो आप यूं कह सकते हैं कि मात्र 10% ही फंडिंग करनी होती है स्टेट को अपने ओन रिसोर्सेज से। इसके अलावा 90% जो है वो अनुदान आपको वहां से मिल जाता है, और वही एक सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे ये फायदा आपको नजर आ रहा है। और इसी की वजह से सरकारें हर बार इस प्रकार की डिमांड वो रखती रहती हैं। और अगर ये डिमांड अगर इस बार पूरी हो जाती है या कि स्टेट के कहने से हो जाती है तो और जो राज्य हैं वो भी इस कतार में लग जाएंगे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, द स्पेशल स्टेट्स ऑल्सो गेट सब्सिडाइज ऑन एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। ये कह सकते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जो रियायतें हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। कौन कौन सी हैं, जिसके अंदर यहाँ पे एक्साइज और कस्टम ड्यूटीज भी कम करनी होती हैं, किसको, केंद्र सरकार के द्वारा, तो स्टेट को फायदा होता है। और इसके अलावा इनकम टैक्स और कॉर्पोरेटिव जो टैक्स होता है उस वो भी जो टैक्स होता है वो भी वहां पे केंद्र सरकार लोगों से कम वसूलती है। और यही फायदा देखने के लिए या यही फायदा सब प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की सरकारें क्या करती हैं, डिमांड रखती हैं। ये कब की होती है, ये तब होती है जब आपकी गठबंधन की सरकार हो और आप उसके सहयोगी दल में उस सरकार के अंदर हिस्सा बने हुए हो। और आप देख रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिलेगा, वो वैसे ही मिलेगा जैसे बिहार और आंध्र प्रदेश की जिस प्रकार से डिमांड रखी जा रही है, जिसके अंदर तो गोडकिल फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया, पहाड़ी इलाका होना चाहिए, किसी स्टेट जो होता, कोई भी जो स्टेट होता वो किसी अन्य देश के साथ में बाउंड्री को टच करने वाला होना चाहिए, आर्थिक ढांचा उसका कमजोर हो, और बहुत सारी वित्तीय जो अनियमितताएं हैं वहां पे होनी चाहिए। ये सारी चीजें अगर होती हैं तब जाकर उसको विशेष श्रेणी का दर्जा मिलता है। और ये सारी की सारी चीजें केंद्र सरकार के हाथ में हो सकती है। ये नियमों को तोड़ सकती है, मरोड़ सकती है, कम कर सकती है, ज्यादा कर सकती हैं। ये सारी चीजें केंद्र सरकार के ऊपर ही निर्भर करती हैं। और अगर आज आंध्र प्रदेश को अगर विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाता है तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का अनुदान केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होगी केंद्र सरकार के साथ में। और ऐसा ही कमोबेश स्थिति बिहार के साथ में है। तो लगता तो नहीं है कि इस प्रकार का स्टेट का दर्जा मिल जाए, लेकिन जो दबाव की जो राजनीति होती है या आप जो सहयोगी दल के तौर पे सरकार के साथ काम करने के लिए इच्छुक होते हैं, इसमें वहां पर इस प्रकार की चीजें बनती रहती हैं। तो आज के सेशन में आपने जाना, हालांकि ये कोई संवैधानिक उपबंध तो नहीं है कि विशेष श्रेणी का जो राज्य होता है, जो स्पेशल कैटेगरी जो स्टेट्स होते हैं वहां वो किसी ना किसी आर्टिकल के अंदर इनको शामिल किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं है। ये एक विशेष प्रकार की व्यवस्था है जो योजना आयोग ने
पांचवें जो वित्त आयोग था, जो 1969 के अंदर जब उस समय जो वो गठित हुआ था, उससे लेकर के 15वें वित्त आयोग तक आते आते जितने भी प्रकार का जो वित्तीय अनुदान जो है किसी भी राज्य को दिया जाता था, उसमें कितनी कमी हुई या कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो आज के सेशन में इतना ही। बने रहिए प्रकाश एजुकेशन आपके साथ में। जय हिंद, जय भारत।